एग्जामेंटो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी जेई, पावर ग्रिड, उसके बाद आपका बार का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम डेट भी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इसी तैयारी को और पक्का करने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ नेटवर्क एनालिसिस का एक रिवीजन क्लासेस, जिसका लेक्चर 1 ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा जब आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रिवीजन क्लासेस इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें आपको एक तो छोटा छोटा जो पॉइंट है एग्ज़ाम में छूट जाता है, क्योंकि जब आप लोग तैयारी करते हो तो किसी एमसीक्यू बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाते हो, ठीक है, आइदर ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव के जितने भी बुक्स हैं उसको देख के जाते हो, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट एग्ज़ाम में छूट ही जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको एक एक पॉइंट, जो नेटवर्क एनालिसिस का जो भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सब एक एक पॉइंट करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ ओम्स लॉ, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। उससे नेक्स्ट जो भी है आज जो है डिस्कस करेंगे, जैसे बायडायरेक्शनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट किसको बोलते हैं, तो वो सब डिस्कशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क एनालिसिस में क्या क्या एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई के लिए या पीजीसीआईएल आपका हो गया, उसके बाद एक मिनट बार्क का हो गया, फिर एनपीसीआईएल हो गया दोस्तों, फिर रेलवे का, फिर डीएफसीसीआईएल, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल या आरबीबीएनएल, उसके बाद एईजेई लेवल के जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये लेक्चर सीरीज। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप YouTube पे इस वीडियो लेक्चर को देखने आते हो तो आप एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूँगा बायडायरेक्शनल एलिमेंट किसको बोलते हैं या यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसका एग्जांपल क्या होगा। तो मैं अगर बात करूं बायडायरेक्शनल एलिमेंट की, बायडायरेक्शनल एलिमेंट आप लिख सकते हो दोस्तों। बायडायरेक्शनल एलिमेंट जो होता है वो कोई भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होता है इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो व्हेन आप लिख सकते हो, व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स द independent on the direction of current is known as क्या बोलेंगे, बायडायरेक्शनल एलिमेंट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा बायडायरेक्शनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, सपोज करो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस एक बायडायरेक्शनल एलिमेंट है। उसके बाद आपका इंडक्टर भी क्या है, बायडायरेक्शनल एलिमेंट, आप किसी तरह इंडक्टर को लगा सकते हो। कैपेसिटर भी क्या है, बायडायरेक्शनल एलिमेंट है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या चीज़ हो गया, बायडायरेक्शनल एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं एक सर्किट को कंसिडर करके आपको अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करो। सपोज करो, थोड़ा इसको मैं, सपोज करो कोई सर्किट है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है Vs, और वोल्टेज सोर्स क्या है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, और ये आपका रेसिस्टेंस हो गया प्लस माइनस, और डायरेक्शन ऑफ करंट आई है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देख सकते हो कि जब ये वोल्टेज सोर्स के कारण करंट आई फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, रेसिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, ड्रॉप करता है। तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज हम सप्लाई देंगे वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप के रूप में रेसिस्टेंस के क्रॉस में सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर इसका मैं
आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बताऊं, जैसे आपको क्या होता है वी आई इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस आर होता है, तो आर यहाँ पे क्या होगा, इधर स्लोप होगा, जो कि क्या होगा, रेसिस्टेंस हमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे वोल्टेज और करंट के बीच, सपोज करो ये वोल्टेज है और ये आपका करंट है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव हो गया। किस केस में, अगर करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, करंट जो है कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर रहा है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू निकल रहा है। अगर वही करंट निगेटिव टर्मिनल के थ्रू निकलेगा तब सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं दूसरा सर्किट के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्लोप। अगर मैं इसी सर्किट को, ये रेसिस्टेंस है और ये आपका क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेसिस्टेंस है, और करंट का डायरेक्शन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले पॉजिटिव डायरेक्शन था, अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन है, तो इसका स्लोप का डायरेक्शन क्या होगा, स्लोप का डायरेक्शन इस तरह से आप कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका करंट, ये हो जाएगा माइनस, माइनस आई, अपोजिट डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव में वोल्टेज होगा, ये क्या होगा, निगेटिव में वोल्टेज होगा, ठीक है। तो इसका जो स्लोप बनेगा कहाँ पे बनेगा, निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, कहाँ बनेगा, निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट के बीच में कंपेयर कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपका बायडायरेक्शनल एलिमेंट का एग्जांपल, ठीक है। एक और है यहाँ पे दोस्तों, एक और पॉइंट है, आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन एलिमेंट, देखो इसमें क्या होता है कि एवरी लीनियर एलिमेंट, जितना भी लीनियर एलिमेंट होता है, शुड ओबे द बायडायरेक्शनल property but not vice versa। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी लीनियर एलिमेंट है वो क्या करता है, बायडायरेक्शनल ओबे को क्या करता है, बायडायरेक्शनल प्रॉपर्टी को पालन करता है, लेकिन कोई भी बायडायरेक्शनल प्रॉपर्टी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिस्टम क्या होगा, लीनियर एलिमेंट होगा, ठीक है, एज ए लीनियर एलिमेंट। लेकिन अगर कोई लीनियर एलिमेंट है तो वो हमेशा बायडायरेक्शनल प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है या ओबे करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ तक तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब देखो, अब मैं यूनी डायरेक्शनल की बात करता हूँ, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। अब देखो यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टी, व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, उसमें क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसको क्या बोलेंगे, करंट इज नोन एज यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। और यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट का एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, आपको एग्जाम्पल पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट क्या होता है। तो यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल डायोड है। क्या है, डायोड।
डायोड हमेशा कंडक्ट एक ही डायरेक्शन में करता है, ठीक है, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ डायोड कंडक्ट करता है। आप अगर उसको रिवर्स बायस में सप्लाई देंगे, जैसे पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायोड कंडक्ट करेगा, अगर उसमें सप्लाई को रिवर्स कर देंगे तो डायोड एक्ट एज ए ओपन सर्किट काम करेगा, ठीक है, डायोड काम नहीं करेगा। ये पॉइंट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें क्या होता है, देखो एक और पॉइंट है, व्हेन एलिमेंट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ देन एलिमेंट इज नोन एज, पता चल गया क्या होता है, नोन एज नॉन लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन, मतलब कोई भी नॉन लीनियर एलिमेंट है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। यहाँ पे देख सकते हो पहला में नॉन लीनियर यूनिडायरेक्शनल पैसिव एलिमेंट, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे इस टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि आपको दे देगा नॉन लीनियर यूनिडायरेक्शनल पैसिव एलिमेंट, उसका 4 अलग अलग दे देगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट के बीच में, और एग्जाम में पूछेगा इसमें से कौन सा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देखो आप यहाँ पे 2 चीज़ याद रखो, देखो V/I इक्वल टू क्या होगा, R या कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो V/I रेशियो हो गया एक तरह से। अगर V/I दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इन बोथ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, पैसिव होगा, क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। अगर V/I रेशियो निगेटिव होगा इन आइदर क्वाड्रेंट, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में, आइदर क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपको क्वाड्रेंट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे, जब भी देखो क्वाड्रेंट जो होता है हमेशा इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो V/I रेशियो पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशियो किस में है, अगर आपको पैसिव एलिमेंट मानना है तो V/I रेशियो देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या है, दोनों पॉजिटिव में है, तो क्या होगा, ये जो पार्ट है पूरा यहाँ, तो ये क्या है, पॉजिटिव हो गया यानी पैसिव एलिमेंट हो गया, और एक यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज यहाँ पे -V होगा और यहाँ पे -I होगा, तो ये -V -I दोनों निगेटिव में है, तो -V/-I करेंगे तो क्या होगा, रेशियो पॉजिटिव में होगा, रेशियो को क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो गया। अब तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होके, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट होके ये सीधे अगर आगे बढ़ जाता तो क्या होता, लीनियर होता, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। आप ये कैसे पहचानोगे कि यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो जब भी देखो, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखो, जब भी क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 Q1 Q3 जो है सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक या आइडेंटिकल होगा, तो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 और 3 अगर सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, या आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। अगर क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4 अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, यूनी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पे Q1 और
Q3 की बात करें, लेकिन ये क्या है Q2 और Q4 में है, तो Q1 और Q2 फॉर्म क्या है यूनी डायरेक्शनल है, तो क्या हो जाएगा यूनी डायरेक्शनल। तो क्या हो जाएगा नॉन लीनियर यूनी डायरेक्शनल पैसिव एलिमेंट, ये जो आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। याद किया अगर आप समझ गए तो आप आसानी से किसी भी टाइप का ग्राफ एग्जाम में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों UPPCL पावर ग्रिड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीचे आप देखेंगे जो ऑलरेडी पावर ग्रिड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में अगर चलूँ, आप देखो यहाँ पे इसको आप आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे ये किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर वोल्टेज बाय करंट रेशियो जो है अगर पॉजिटिव है इन बोथ क्वाड्रेंट तो क्या होगा पैसिव एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी क्या है दोनों पॉजिटिव है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो दोनों क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है, तो क्या होगा यहाँ पे पैसिव एलिमेंट होगा, ये सही है। और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होगा क्योंकि आप देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो ये क्या होगा बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ये नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर के को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि नॉन लीनियर है कि लीनियर है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी बाई डायरेक्शनल एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो एवरी लीनियर एलिमेंट शुड ओबे बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो भी लीनियर होगा वो तो बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को क्या करेगा हमेशा पालन करेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन लीनियर सिस्टम करेगा भी ना ही भी करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है नॉन लीनियर सिस्टम है लेकिन बाई डायरेक्शनल को क्या कर रहा है ओबे कर रहा है। तो आप यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि V/I रेशियो जो है ये क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव में है तो पैसिव एलिमेंट, अगर निगेटिव में है निगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसा है लीनियर है और बाई डायरेक्शनल है। आपका डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हो दोनों डायरेक्शन में है, क्या है ये दोनों डायरेक्शन में है। और सिस्टम कैसा है लीनियर है और क्या है एक्टिव सिस्टम है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का आपको क्या बोले वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा अगर निगेटिव में होगा तो क्या होगा एक्टिव होगा। तो एक्टिव इसलिए है कि देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या हो जाएगा यहाँ -I और यहाँ क्या हो जाएगा -V। तो अगर इस V और -I में क्या है निगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ I -V/I क्या होगा निगेटिव होगा, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को आप याद रखेंगे एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो नॉन लीनियर है और यूनी डायरेक्शनल एक्टिव एलिमेंट है, तो एक्टिव के लिए मैं बताया कि निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका जो भी होगा ये कैसा है नॉन लीनियर होगा इन नेचर एंड यूनी डायरेक्शनल है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा नॉन लीनियर यूनी डायरेक्शनल एक्टिव एलिमेंट। एग्जाम में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ग्राफ के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस एग्जाम में क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट है नॉन लीनियर यूनी डायरेक्शनल एक्टिव एलिमेंट, जो PGCIL SSC JEE में ऑलरेडी आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉन लीनियर है आपका यूनी डायरेक्शनल है, आप देख सकते हो, और क्या है एक्टिव एलिमेंट है, क्या है एक्टिव। यूनी डायरेक्शनल मतलब क्या है, यूनी डायरेक्शनल मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि आपको यूनी डायरेक्शनल अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो क्वाड्रेंट 2 और 4 में क्या होना चाहिए उसका बाई डायरेक्शनल नेचर होगा। लेकिन अगर यूनी डायरेक्शनल में होना चाहिए तो आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप दोस्तों आप डिस्कस करते हैं इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस आपको भी पता है, इसको डिनोट करते हैं L से। अब देखो इंडक्टेंस जो होता है
उसको आप कैसे आप कॉइल को ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये इंडक्टर कॉइल हो गया। ये क्या है, इंडक्टर कॉइल हो गया। ठीक है, सपोज करो अगर मैं कोई भी इंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक इंडक्टर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें क्या करता हूँ, वोल्टेज सप्लाई करता हूँ, इसमें। और कैसा वोल्टेज, एसी वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट आई क्या जाएगा, एक कॉइल के थ्रू लिंक होगा। और अगर मैं इसको, आपको भी पता है कि जो इस कॉइल के अक्रॉस में जो भी ईएमएफ जनरेट होगा किस पे डिपेंड करेगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, -n d∅dt। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, निगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, लेंज लॉ को, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ को डिनोट कर रहा है। और n क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक कॉइल। इस कॉइल का कुछ एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अब देखो इसी को नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न भी बोलते हैं, कितना नंबर ऑफ टर्न्स यूज करके इस कॉइल को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा। अगर यहाँ पे अगर आप रिलेशन, अगर क्योंकि आप साइनोसॉइडल वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो इस कॉइल में, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, साइनोसॉइडल इन नेचर होगा, सॉरी साइनोसॉइडल इन नेचर होगा। तो ये हो गया आपका IT। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर साइनोसॉइडल इन नेचर है, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के थ्रू, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा φt, वो भी क्या होगा, साइनोसॉइडल इन नेचर होगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स भी होगा, क्या होगा, साइनोसॉइडल इन नेचर होगा। इसको मैं φt से डिनोट करता हूँ। अगर मैं बात करूँ, देखो जब कोई भी कॉइल होता है ना, तो आपको पता है कि ईएमएफ जो जनरेट होता है कॉइल के क्रॉस में, तो वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। तो इसलिए यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ E इक्वल टू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt। तो यहाँ E इक्वल टू -n, क्योंकि इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है, तो n ले लिया। और एक क्या है, ईएमएफ है, किसके कारण, इस वोल्टेज के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल के क्रॉस में, वो क्या है, वो ईएमएफ है। ठीक है, तो E इक्वल टू -n d∅dt, और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हो रहा है कि ये जो वोल्टेज सप्लाई है इसको काउंटर करने के लिए। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, -n d∅dt। निगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, लेंज लॉ को। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली मिल जाएगा, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो लेंज लॉ किस पे डिपेंड करता है, लेंज लॉ आपको डिपेंड करता है वोल्टेज पे, फिर करंट पे, फिर फ्लक्स पे, और उसके बाद E पे। E मतलब ईएमएफ। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, लेंज लॉ। ठीक है, ये आप लिख लो। एक और चीज़ होता है, एक आप फ्लक्स लिंकेज के बारे में पढ़े होंगे, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, जब कोई भी कॉइल होता है उसके एक्रॉस में, उस नंबर ऑफ टर्न के एक्रॉस में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज। तो साई इक्वल टू, इसको साई से डिनोट करते हैं, या जो भी बोल सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n × φ। एक होता है V इक्वल टू क्या होता है, d∅dt, यानी V इक्वल टू n d∅di, ऐसे कर सकते हो, dt। साई इक्वल टू क्या बोल दिया, फ्लक्स लिंकेज होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। और यहाँ पे फ्लक्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट होता है तो साई भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ साई इक्वल टू, अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू आई है तो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल आ जाएगा एल आई, तो एल इंडक्टेंस, एल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साई बाय आई। साई को हम लोग क्या लिखते हैं, एन फाई बाय आई। तो आपको यहाँ से इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल गया, एन फाई बाय आई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंडक्टेंस का यूनिट आपको क्या होता है, हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। तो आप इस प्रोसेस से आप क्या निकाल सकते हो, इंडक्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता चल गया, कैसे ड्राइव करते हैं, कहाँ से आता है, ठीक है। फ्लक्स लीकेज क्या है, फ्लक्स क्या है, तो जो इस करंट के कारण जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा यहाँ इस कॉइल के थ्रू, ये किसके कारण होता है, लेंज लॉ के कारण, ठीक है। और जो डायरेक्शन नेगेटिव साइन शो करता है वो लेंज लॉ के कारण ही शो करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी करंट, जो भी वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं उसके रिवर्स में जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है, काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ईएमएफ। V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये आपको पता होगा। तो L इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज बाय डी आई बाई डी टी। तो ये सब फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आपको रिपीटेडली देखने को मिलेगा। इंडक्टर जो है दोस्तों, देखो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है किसको, रेसिस्टेंस अपोजेज किसको करता है, करंट को। लेकिन इंडक्टर क्या करता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडक्टर जो है, इंडक्टर अपोजेज किसको अपोज करता है, करंट को तो अपोज करता है। ये किसको अपोज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। देखो रेसिस्टेंस का काम क्या, रेसिस्टेंस जो होता है उसका काम क्या है, यहाँ पे जो भी करंट फ्लो करेगा, सपोज करो कि रेसिस्टेंस अगर 50 किलो ओम का ले लिए, तो ये क्या करेगा, ये पूरे करंट को, ये डिपेंड करता है कि मतलब जो करंट है उसका कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना एम्पियर का है, मिली एम्पियर में है या माइक्रो एम्पियर में है। रेसिस्टेंस क्या करता है, इस करंट, जो भी करंट इस रेसिस्टेंस के थ्रू जाएगा इसको अपोज करेगा, ठीक है। अपोज करने का मतलब होगा कि इस जो भी करंट होगा ये क्या कर जाएगा, डिसिपेट कर जाएगा। लेकिन इंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो करंट होता है वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब करंट को टाइम के अनुसार जो भी इंडक्टर का वैल्यू होता है उसके अनुसार क्या करता है, उसको चेंज होने के लिए बोलता है, ठीक है। मतलब सपोज ऐसे करो कि कोई इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर में आप 50 एम्पियर का करंट दे रहे हो, ठीक है, और वो 50 एम्पियर का करंट किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस जो आप इंडक्टर यूज कर रहे हो वो इंडक्टर कितना हेनरी का है, 5 हेनरी का है, 50 हेनरी का। अगर उस इंडक्टर का के रेटिंग को आप जितना बढ़ाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, उतना कम होगा। अगर इंडक्टर का वैल्यू जितना हम कम करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का जो वैल्यू है उतना ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो उसको, इस पॉइंट को आप याद रखो। रेसिस्टेंस हमेशा अपोज करता है करंट को, लेकिन इंडक्टर जो है हमेशा अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को। नेक्स्ट है एल इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर बाई एल। अब देखो यहाँ पे म्यू आर क्या है, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव परमीबिलिटी होता है, ठीक है। और ये हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, ठीक है। एल हो गया लेंथ ऑफ द
लेंथ ऑफ द कोर। और n आपको पता ही है, n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज करो कि कोई, मान के चलो ये कोई कोर है, ठीक है, इसके ऊपर में इस तरह से, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अगर आपको इंडक्टेंस पूछेगा, इस कॉइल का, पूरे कॉइल का क्या इंडक्टेंस है, और इसका नंबर ऑफ टर्न दिया रहेगा, n दिया रहेगा, और ये एरिया है, ये जो कोर का एरिया अगर आपको कोई पूछे तो ये पूरा एरिया क्या है इस कोर का, जो कोर यूज कर रहा हूँ जिस पे क्या है नंबर ऑफ टर्न है, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा l, यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो जाएगा लेंथ l हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस फार्मूला पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को बहुत मिलेगा। डायरेक्ट आप फार्मूला पे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस का फार्मूला आपको आ गया। और एक और फार्मूला जो ऊपर ड्राइव किए थे, L = N∅/I, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। अब देखो L = यहाँ से एक और चीज़ ड्राइव कर सकते हो, N इंटू क्या होता है MMF, MMF इंटू I इंटू S। S जो होता है उसको क्या बोलते हैं S, या उसको आप क्या बोल सकते हो R, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस इक्वल टू, या S इक्वल टू क्या होता है MMF बाई फ्लक्स, ठीक है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है MMF बाई फ्लक्स। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, फ्लक्स की जगह मैंने MMF इन बाई रिएक्टेंस पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L = क्या हो जाएगा N, और MMF को NI से डिनोट करते हैं, MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट NI होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MMF = NI/I इंटू S रिलक्टेंस। तो I कैंसिल हो जाएगा, तो L = डायरेक्ट एक फार्मूला क्या होता है N²/S, यानी N² रिलक्टेंस। S क्या है, S क्या है, रिलक्टेंस है, S क्या है, रिलक्टेंस है। तो आप इस तरह से ड्राइव कर सकते हो, इस पर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक जो फार्मूला मैं लिखा था दोस्तों, V = L/di/dt, ये जो होता है लीनियर एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है, लीनियर इंडक्टर के लिए, इंडक्टर का फार्मूला है ये आपका, ठीक है। अगर इसी को आप अगर करंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, I = क्या हो जाएगा 1/L v/dt, और आपका टाइम क्या हो जाएगा -∞ से t तक। अगर आप करंट के फॉर्म में इंडक्टर का फॉर्मूला लिखना चाहते हो, I = क्या हो जाएगा 1/L और इंटीग्रेशन v/dt, और क्या होगा लिमिट क्या होगा -∞ टू t होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं कोई भी सर्किट के बारे में बोलूं, ठीक है, कोई भी सर्किट, जैसे कि मान के चलो इंडक्टर है यहाँ पे, उसके बाद कैपेसिटर आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, कितना एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। देखो इंडक्टर जो है हमेशा एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडक्टर ऑलवेज स्टोर इट्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया इंडक्टर क्या है, एक इंडक्टिव कॉइल है। जहाँ भी इंडक्टिव की बात होगी तो क्या है, एज ए मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम किस तरह से ड्राइव करेंगे। आपको पता है कि V = क्या होता है, P = क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट I होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ P = V की जगह क्या लिख सकता हूँ, L × di/dt लिख सकता हूँ।
इनटू क्या है आई, तो ये क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, P क्या है, P इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा L di/dt इंटू आई। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी या W, एनर्जी ENERGI, एनर्जी W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन P dt, ठीक है। और P आपको पता है V इंटू आई इंटू डी टी, तो आप डायरेक्ट जैसे जैसे है वैसे आप ड्राइव करते चलो। V की जगह क्या रखेंगे L di/dt इंटू क्या है I इंटू क्या है dt, यहाँ पे क्या रखती है L di/dt इंटू डी, V के जगह पे, ठीक है, V I के जगह पे, क्योंकि यहाँ मैंने V I इक्वल टू क्या ले रखा है P की जगह V I लिख दिया, तो फिर V की जगह L इंटू di/dt इंटू I इंटू dt। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको ड्राइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे L निकल जाएगा, I भी निकल जाएगा, और ये क्या है di/dt इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इंटू आई स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2, I/2 सॉरी आई स्क्वायर ना I/2, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ LI स्क्वायर। तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एनर्जी W इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ LI स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे जो dt तो आपका कैंसिल हो जाएगा, di इंटीग्रेशन di को अगर लिखें तो क्या होगा I/2 हो जाएगा, ठीक है। तो I/2 यहाँ पे मैं लिखा हूँ I/2, तो हाफ हो गया I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका L हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट आप W या E भी लिख सकते हो इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। इस फॉर्मूला के मदद से आप जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आराम से सॉल्व कर सकते हो इंडक्टर पे आधारित। आपका इंडक्टेंस देगा, करंट देगा, पूछेगा वो इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ करता है मैग्नेटिक फील्ड में। और इंडक्टर के अक्रॉस में अगर आपको पूछेगा कितना डिसिपेट करता है, ठीक है, पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस या पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर के केस में पूछेगा तो क्या होगा इक्वल टू 0, क्योंकि आइडियल इंडक्टर है। तो आइडियल मीन्स सिर्फ इंडक्टिव पार्ट है, उसमें कोई भी रेसिस्टिव पार्ट नहीं है। अगर वही प्रैक्टिकल इंडक्टर के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा पावर डिसिपेशन होगा उस इंडक्टर में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। एक और पॉइंट ऑलरेडी ऊपर बता रखा हूँ, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ कि इंडक्टर जो है कहाँ करता है एनर्जी स्टोर, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में आता है कि जो इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है कैसा एनर्जी होता है, पोटेंशियल होता है या काइनेटिक। तो हमेशा क्या होता है दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इंडक्टर का एनर्जी है, जो भी स्टोर एनर्जी करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या होता है किस पे डिपेंड करता है आपका इंडक्टेंस पे, और उस किस पे करंट पे, जो करंट का क्या वैल्यू उस पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, कुछ और पॉइंट है जो इंडक्टर से रिलेटेड है। जैसे हम लोग डीसी सप्लाई यानी अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में अगर आप डीसी सप्लाई देते हो इंडक्टर में तो किस तरह से बिहेव करेगा। सपोज करो कोई डीसी सप्लाई आप दे रहे हो, ठीक है,
डीसी सप्लाई दे रहे हो, VDC, किस में, इंडक्टर में, तो किस तरह से बिहेव करेगा। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं कि सपोज करो यहाँ पे प्रैक्टिकल इंडक्टर है। प्रैक्टिकल इंडक्टर मतलब कुछ रेसिस्टेंस होगा और कुछ इंडक्टेंस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल इंडक्टर। इसके अक्रॉस में मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूँ, कौन सा, डीसी वोल्टेज, VDC लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आपको पता है, V इक्वल टू क्या होता है, LdI/dt। इंडक्टर के एक्रेस में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, ठीक है, मतलब अपोज करेगा किसको, करंट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो V इक्वल टू LdI/dt होगा। अगर DI/dt को अगर मैं जीरो करूं तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। वोल्टेज जीरो का मतलब यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी हो जाएगा। समझ गए आप। तो यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर डीसी सप्लाई अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है। तो डीसी है, मतलब डीसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब टी इक्वल टू 1/f। 1/f का मतलब 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में अगर जीरो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो इन्फिनिटी, तो एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी के क्या होता है, इंडक्टर एक्ट एज ए कैसा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है एग्जाम में। ठीक है। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर कैसे एक्ट करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट। देखो अब DI/dt को वहाँ पे जीरो किया, अब क्या करते हैं, सडन चेंज करते हैं, मतलब टाइम अगर जीरो कर दें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं ऑलरेडी बता दिया। अगर आप यहाँ पे क्योंकि इंडक्टर एज ए फ्रीक्वेंसी अगर जीरो पे करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टी का अलग अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। एक होता है टाइम कांस्टेंट, एग्जाम में आता है टाइम कांस्टेंट। अगर RL सर्किट है, तो T इक्वल टू क्या होता है, L/R। अगर RC सर्किट है, इस पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं अभी एज ए रिविजन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, RC, टाइम कांस्टेंट ऑफ RL सर्किट एंड RC सर्किट। आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। अप टू इंडक्टर तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैपेसिटर के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, कहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जो भी इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।